सबसे लंबी अवधि के नज़रिए के साथ खरीदारी की सलाह रहेगी। चलिए अब एक काम करते हैं, थोड़ा मार्केट पर और व्यू ले लेते हैं, क्योंकि काफ़ी डिक्लाइन आज मार्केट में देखने को मिली है और मार्केट के साथ साथ बजट की भी बात हो जाएगी। तो 5 ही दिन बचे हैं और आज का दिन निकलने के बाद तो 4 दिन बच जाएंगे। कोटक म्यूचुअल फंड के सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट पंकज टिब्रोवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, गुड आफ्टरनून। शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। आज मार्केट में इस समय पैनिक है, बजट की बात करें इससे पहले आप बताइए आप किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं इस पैनिक को? हाँ अनुज जी, गुड आफ्टरनून। अगर आप हमें हमारी कमेंट्री सुन रहे होंगे, लास्ट फ्यू मंथ से हम थोड़े कॉशियस हैं मार्केट के ऊपर, और ओवर अ पीरियड देखा गया है कि लास्ट जितने भी सालों में आप देख लें, रिटर्न्स ओवर अ पीरियड मॉडरेट होते हैं। रीजंस बाद में पता चलता है क्यों रिटर्न्स मॉडरेट हो रहे हैं या क्यों टाइम करेक्शन या एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन हो रहा है। और हमने देखा कि लास्ट 4-5 महीना से एक अलग टाइप का यूफोरिया था मार्केट में, और कहीं ना कहीं हम एक जो ग्रीड एंड फियर इंडिकेटर ट्रैक करते हैं वो काफी हमें ये पॉइंट कर रहा था कि ब्रॉडर मार्केट की तरफ पेन हो सकता है, क्योंकि निफ्टी 100 स्टॉक्स की वैल्यू पार्टिसिपेशन करीबन 50% आ गई थी। और जब भी वो हुआ है, नेक्स्ट 6-12 महीने का रिटर्न मार्केट का, मिड कैप का और ब्रॉडर मार्केट का निफ्टी से कम रहा है। सो हमारा ये मानना है कि ये साल थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए और इस साल को डिप्लॉयमेंट की तरह यूज करना चाहिए और अपने एक्सपेक्टेशन को इक्विटी मार्केट से थोड़ा लो रखना चाहिए। इन अ वे अगर आप देखें तो अनुज जी, 15 महीने हो गए मार्केट्स का रिटर्न एक्चुअली फ्लैट टू नेगेटिव है। इन बिटवीन हमने मार्केट को 15,200 जाते हुए फिर 18,000 की तरफ निफ्टी को जाते हुए देखा, तो लोगों को एक फोमो फीलिंग हुई कि कहीं ना कहीं ये रैली छूट गई है। बट लास्ट 15 महीने का एक टाइम करेक्शन हो गया है और हमें लगता है कि नेक्स्ट 6-8 महीने भी ये 1000 पॉइंट में एक फुटबॉल खेल सकता है मार्केट, और बुल्स और बेयर्स के बीच में अच्छा टग ऑफ वॉर चल रहा है। इस दौरान हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक बॉटम अप बेसिस पर काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्योंकि नेक्स्ट 1-2 तिमाही कंजम्पशन के लिए खराब रहने वाला है। जो हमारा ग्राउंड सर्वे सजेस्ट कर रहा है कि खाली 3 कैटेगरी को अगर अपने हटा दें, ज्वेलरी, एयरलाइंस और होटल, बाकी सब जगह कंजम्पशन में कहीं ना कहीं काफी बड़ा स्लो डाउन है और वो कई नतीजे में भी दिख रहा है। तो अगर अर्निंग्स नहीं आएगी, फ्लो में स्लो डाउन है और कहीं ना कहीं लिक्विडिटी टाइट हो रही है मार्केट में और ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में, तो इसका असर आपको इक्विटी मार्केट में दिखेगा। तो हम थोड़े से कॉशियस है ओवर नेक्स्ट 6 to 8 मंथ्स, और हो सकता है कि एब्सोल्यूट प्राइस या टाइम करेक्शन हो जावे एंड देन वी विल टेक अ फ्रेश व्यू, और उस समय हमें लगता है मार्केट में एक अच्छी 2024, 25, 26 के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। ये साल डिप्लॉयमेंट का साल रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशन मार्केट से कम रखनी चाहिए। ठीक है। तो फुटबॉल मैच तो चल रहा है, आपने सही बोला, और ऑलमोस्ट फ्रांस अर्जेंटीना वाला ही चल रहा है एकदम, वन वे और द अदर। हाँ मतलब, लेकिन ये बैंकों में पंकज जी, ये जो पिछले 2-3 दिन में गिरावट आई, ये क्यों आई? क्योंकि अब मैं देख रहा था कि कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि इंडियन बैंकों का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है अदानी ग्रुप के साथ, तो ये HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब इतना क्यों गिर गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इतना क्यों गिर गया? SBI 12% के करीब गिर चुका है अब। अनुज जी, देखिए कि लास्ट 6 महीने में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर एक्चुअली बैंकिंग रहा है, और कई PSU बैंक्स करीबन 50 से 100% बढ़े। कई बैंकों में एक्चुअली 140-50% की तेजी भी है, हमने देखा लास्ट 6 महीने में और वेरी शॉर्ट पीरियड में। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेटेज अगर हर पोर्टफोलियो में आप देखें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल का हाईएस्ट वेटेज है, और कोई भी अगर आप स्टॉक को नई को इंट्रोड्यूस करना चाहें तो आप इंक्रीमेंटल और उस सेक्टर पर ऐड नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं आप रिशफल कर रहे हो स्टॉक्स के बीच में, तो वो दिख रहा है। प्लस कहीं ना कहीं थोड़ा मुनाफा का या प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। बट फंडामेंटली स्पीकिंग, अगर आप दूसरी तिमाही के नतीजे भी देखें तो NSE 500 कंपनियों का नेगेटिव -3% का अर्निंग ग्रोथ था, लेकिन 56% ग्रोथ किया 77 बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों ने, उसके कारण -3% था। और ये सेम ट्रेंड हम अभी तीसरी तिमाही के नतीजे चल रहे हैं उसमें भी दिख रहा है कि बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां फंडामेंटली अर्निंग्स ग्रोथ सॉलिड दे रही हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, बाकी रेस्ट ऑफ द मार्केट में कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, अर्निंग्स में स्लो डाउन है, लेकिन बैंकिंग एक शो स्टॉपर की तरह है और वो 1-2 तिमाही रहेंगे। ये एक प्रॉफिट बुकिंग है, इसमें ज्यादा रीड करने की और मे बी थोड़ा पोर्टफोलियो पोजिशनिंग है,
बट फंडामेंटली स्पीकिंग आज भी इंडियन बैंक्स स्पेशली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एक काफी सॉलिड पोजीशन पर है। ओके पंकज जी, अभी इनफैक्ट बहुत सारे खेमों पे अपनी राय रखी आपने। एक खेमा और जिस पे बाजार इस बार बिल्कुल उत्साहित नहीं है या फिर कॉन्फिडेंस नहीं दिखा रहा है, मैं कुछ कमोडिटी कंज्यूमर्स की बात कर रहा हूँ। जस्ट पुटिंग इंस्टेंस सर, कुछ दो तीन स्टॉक्स का जिक्र करूँगा यहाँ पे। आप इस बार एशियन पेंट्स को देखिए, आप इस बार पिडिलाइट को देखिए। इतना डिमोरलाइज, हतोत्साहित तो बाजार शायद कोविड काल में भी नहीं था। आई मीन ऐसा प्राइस बिहेवियर इसका मार्च 2 अप्रैल मई जून जुलाई 2020 में भी नहीं था। इस बार बाजार क्यों इनको एडवांटेज नहीं दे रहा है, जबकि क्रूड 140 से लेके 85 की ट्रैजेक्टरी में आ चुका है। इन क्लास ऑफ स्टॉक्स पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर आप देखें तो मार्केट अपने आप में ये इन सब अच्छी कंपनियों में अगर एब्सोल्यूट नहीं भी होता है प्राइस करेक्शन, तो एक टाइम करेक्शन निकाल देता है, क्योंकि वैल्यूएशन रिवर्ट्स बैक टू मी। ये सारे कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी नेम्स में एक वैल्यूएशन बहुत महंगे हो गए थे, और जो 2-3 तिमाही से नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशंस को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और हमारा लास्ट 2 महीने से ग्राउंड सर्वे ये बता रहा है कि कंजम्पशन के अक्रॉस कैटेगरीज में, स्पेशली डिस्क्रिशनरी कैटेगरीज में बड़ी स्लो डाउन है। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि इसकी रीजन क्या है, महंगाई दर है कि कोई और कारण है, बट अक्रॉस द बोर्ड कहीं ना कहीं स्लो डाउन है, और वो कंज्यूमर के वैल्यूएशंस में दिख रहा है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वैल्यूएशंस करेक्ट करते हैं तो इन पर वापस रीलुक करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट 3, 5, 10 साल काफी सारी कंपनियां इस क्षेत्र में काफी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पोजीशन पर है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है। बट 2 साल पहले या 1.5 साल पहले उनकी वैल्यूएशन बहुत महंगी हो गई थी, और हम कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन भी बोल रहे थे कि भाई कोई भी स्टॉक हर भाव पर खरीदने से पैसा नहीं बनता, उसे रीजनेबल वैल्यूएशन पर खरीदना होगा, रीजनेबल प्राइस पर खरीदना होगा, और ये कहीं ना कहीं करेक्शन उनके वैल्यूएशन में आज के दिन देखा जा रहा है। में करेक्शन है, शायद और अट्रैक्टिव लेवल्स आगे देखने को मिलेंगे जब पैसा कमिट होगा, लेकिन हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जंक्चर पर आ खड़े हैं ठीक बजट से पहले। मिस्टर टिब्रेवाल, आप कितना एक्सपोजर किस सेक्टर में लेकर चल रहे हैं एज एन एंटिसिपेशन टू द बजट की शायद इन्वेस्टमेंट फ्लो सरकार के बढ़ते हुए दिखाई देंगे, या फिर ओवरऑल स्थिति इकोनॉमी वाइज और बेहतर हो सकती है एक पर्टिकुलर खास सेक्टर की, तो शायद वहां पर रिटर्न्स भी निवेशकों के हाथ लगे? कोई ऐसा तेजी का एक्सपोजर एट द मोमेंट जो कैरी किया जा सकता है इनटू द इवेंट? 2 सेक्टर जहां हम पॉजिटिव हैं, नॉट ओनली बजट तो एक इवेंट है, बट जहां गवर्नमेंट का फोकस है वो है इंफ्रा और कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग। क्लियरली हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इस टर्म में जिस तरह अपने आप को प्रेजेंट की है और पूरे इंडस्ट्री को कि भाई मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आना चाहिए, वो क्लियरली इस लास्ट 3 बजट में दिखा, इस बजट में भी हमें दिखना चाहिए कि इंक्रीज्ड एलोकेशन, रेलवेज, रोड्स, एयरपोर्ट्स, ट्रांसमिशन, सब जगह इंक्रीज्ड एलोकेशन होना चाहिए। प्लस प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज 75% के ऊपर है, तो कहीं ना कहीं वो भी अब 5 साल बाद या 4 साल बाद अपने बैलेंस शीट से डेट ना रिड्यूस करके अब अपने बिजनेस में निवेश करने की सोच रहे हैं। तो ये क्लियरली हमें एक बड़ा थीम दिख रहा है नेक्स्ट 3-4 साल के लिए, इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरिंग वाला थीम। सेकेंड, अगर हम देखें तो इलेक्शन के 12-18 महीना पहले एक सेक्टर जो हमेशा अच्छा किया है वो है एफएमसीजी, और क्लियरली अब देख रहा है कि 2-3 साल के टाइम करेक्शन के बाद हो सकता है इस सेक्टर का समय आ रहा हो नेक्स्ट 3-6 महीने के अंदर। और इसके 2 कारण हैं। पहला, अगर आप देखें तो हर बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में उनकी ग्रॉस मार्जिन करीबन 5 से 10% रिडक्शन हुई है, बिकॉज महंगाई दर के इंडेक्स, उनके रॉ मटेरियल के इंडेक्स काफी बढ़ गए थे। और अगर हम मानते हैं कि इनमें कोई फ्रेंचाइज वैल्यू है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये कंज्यूमर को पास ऑन करते हैं और अपने ग्रॉस मार्जिन को ऊपर लेके जाते हैं। सेकंड, अगर देखें तो वॉल्यूम ग्रोथ लास्ट 2 साल से काफी सबड्यूड रहा है, रूरल इकोनॉमी में काफी पेन रहा है, और इंक्रीमेंटल जो डेटा पॉइंट आ रहा है हमारे पास वो ये सजेस्ट कर रहा है कि रूरल में वर्स्ट इज बिहाइंड, और रूरल में इंक्रीमेंटल बेटर यहाँ से नेक्स्ट मई 2024 तक बेटर ही होना चाहिए। तो अगर ये 2 चीज को कंबाइन करते हैं तो एफएमसीजी एक क्षेत्र है जो कंप्लीटली आउट ऑफ कंसेंसस है आज के दिन, लेकिन ये क्षेत्र काफी बेहतरीन कर सकता है आने वाले नेक्स्ट 6-12 महीने। अच्छा पंकज जी, मुझे पता है आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, लेकिन आज का सबसे बड़ा एक्सीडेंट जो है वो है डिक्सन।
21% ये स्टॉक गिरा। अच्छा, मैं देख रहा था कि डिक्सन, एम्बर, ये जो पिछले 2-3 साल की फैंसीड स्टोरीज थी, ये 50% गिर चुकी हैं अपने हाइज से। तो काफ़ी कॉन्फिडेंस इन्होंने शेक किया रिटेल इन्वेस्टर्स का। इस स्पेस पर आपका क्या व्यू है? जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है अनुज जी, इस पर हमें लगता है कि आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल में इंडिया, अगर हमारा व्यू मैन्युफैक्चरिंग की तरफ राइट प्रूव हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां इंडिया एक बहुत बड़ा बेस बनेगी। हमने ताइवान में देखा है, हमने चाइना में देखा है कि कंपनियों के साइज बहुत बड़े हो जाते हैं, जैसे फॉक्सकॉन, पेजिट्रॉन, विस्ट्रॉन। और ग्लोबली आज हमें दिख रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसमें हर जन अपने आप को चाइना से डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी सारे ये सब नामों में स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जाते हुए हम ये देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनमें आपको वैल्यू बनेगी। लेकिन मार्केट ने लास्ट ईयर या उसके पिछले साल इन वैल्यूएशंस को बहुत महंगा कर दिया था। 50, 60, 70 के पी पर सब ट्रेड कर रहे थे कंपनियां। अब जैसे ही कोई निराशा आती है अर्निंग्स में, तो मार्केट उसे सहन नहीं कर पा रहा है और कहीं ना कहीं इनमें वैल्यूएशन करेक्ट करती है। बट अगर इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के हब बननी है, तो काफी सारी कंपनियां उभरेंगी जो काफी बड़ी मार्केट कैप कंपनियां हो सकती हैं। बट विदाउट गिविंग एनी स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, आपने सेक्टर पर पूछा, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग जिस तरह हमने फार्मा में देखा कि फार्मा में कितनी सारी कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी हो गई, वो चीज सेम आप इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आने वाले नेक्स्ट फ्यू इयर्स में देख सकते हैं। ओके पंकज जी, क्योंकि बजट बहुत नज़दीक है तो बजट से संबंधित एक सवाल जरूर पूछूंगा आपसे, और एक ऐसा स्पेस जिसने पिछले 2 साल में पैसा बना के दिया है, डिफेंस। लुक एट BEL, HL, पूरा का पूरा मिड कैप अगर आप देखें डिफेंस में जो मौजूद है, सबने अच्छा पैसा बना के दिया। और अच्छी बात यह है कि अभी भी ये स्टॉक्स हायर लेवल्स पर सस्टेन कर रहे हैं। थोड़ा बहुत जो कोलैप्स है वो एक डिसेंट कोलैप्स है, डिसेंट रिट्रेसमेंट है। डिफेंस पे कमिटेड रहें अभी, अगर आपने पैसा बना लिया है, अप्रोच क्या होगी इस स्पेस पे? सो वैल्यूएशंस महंगे हो गए, वापस वही कि मार्केट पास्ट को देख के एक्सट्रापोलेट कर रहा है फ्यूचर में। लेकिन इसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि अंडरलाइंग डिमांड बेस आने वाले नेक्स्ट फ्यू इयर्स में काफी स्ट्रांग रहने वाला है, और जो जियोपॉलिटिकल एंगल है वो खत्म नहीं होने वाला ओवरनाइट। और हम देख रहे हैं कि रूस एक बड़ा सप्लायर होता था आर्म्स एंड एमुनिशन का विश्व में। अब कई कंट्रियों ने अगर उनके ऊपर सैंक्शन डाल दिया है, तो कई सारी कंट्रियां अब भारत की तरफ देख रही हैं कि उन्हें स्पेयर सप्लाईज, नई इक्विपमेंट सप्लाईज कहाँ से आएगा। तो हम सब सोचते थे कि ये डिफेंस सेक्टर एक भारत गवर्नमेंट पर ही डिपेंडेंट है, उनके से ही ऑर्डर आता है। बट आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि एक बड़ी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ में आए, और कई सारी कंपनियां जो एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग R&D में है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर, उनके लिए एक्सपोर्ट भी एक अपॉर्चुनिटी खुले। तो वैल्यूएशंस आज थोड़े महंगे हैं, तो अपने को ये नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अंडरलाइंग फंडामेंटल अगर सेक्टर की बात करें तो वो काफी मजबूत है। पंकज जी, शुक्रिया बात करने के लिए हमसे और अपना व्यू रखने के लिए। एक काम करेंगे, अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आशीष को जोड़ेंगे और L&T और टेक महिंद्रा के नंबर्स आने वाले हैं, उन पर चर्चा करेंगे।